नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज की ये क्लास है बाल विकास की। और बाल विकास में अपनों ने पिछली क्लास में पहली यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो पहली यूनिट के बाद, और पहली यूनिट है किस चीज की? बाल विकास की है। और बाल विकास में भी क्या है? विकास के आयाम है, विकास के सिद्धांत है, इसके साथ साथ अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना पूरी की पूरी है। इसके साथ साथ जो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, और उनमें भी यदि अपन देखें तो वंशानुक्रम व वातावरण को स्पेशली आपके सिलेबस में दिया गया है। तो उस यूनिट को अपनों ने इसी के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं अगली यूनिट। अगली यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नता पहला टॉपिक रहता है। तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बाल विकास, और बाल विकास में भी कौन सा टॉपिक? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, ये टॉपिक अपन आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट शुरू हो रही है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है? एक व्यक्ति चाहे वो शारीरिक पक्ष में हो, चाहे वो मानसिक पक्ष में हो, इन दोनों में से किसी भी पक्ष में अन्य व्यक्ति से अलग है। अलग का मतलब किससे लिया जाएगा? भिन्नता से। भिन्न है तो वहां पर अपन क्या मानते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता मानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मान लेते हैं। और यहां पर अपनों ने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, शारीरिक पक्ष में हो चाहे मानसिक पक्ष में। यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है तो वहां पर कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाएगी। हम देखते हैं कि भाई संसार में, पूरे के पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे के समान नहीं है। आप सगे भाई बहन मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, माता पिता मान लीजिए, पति पत्नी मान लीजिए, किसी भी रूप में वो भिन्न होते हैं। किसी भी रूप में कोई ना कोई पक्ष ऐसा होता है। अब मान लो काफी जगह अपन देखते हैं कि दो लोगों के विचार एक जैसे होते हैं, उनकी आपस में बनती भी बहुत अच्छी है, परंतु वो शारीरिक विभिन्नता लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से संसार में जो लोग हैं या जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने से अन्य व्यक्तियों का, या फिर मैं यूं कहूं कि दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं। अब पूरे संसार में एक जैसे दो व्यक्ति मिलते ही नहीं है। तो एक जैसे दो व्यक्ति नहीं मिलते, वो दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने से, या सभी प्राणी अपने स्वरूप को अलग निर्धारित करते हैं। अलग निर्धारित करने का मतलब है कि वो अलग प्रकट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का बोलने का तरीका अलग है तो एक व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग है। एक व्यक्ति का व्यवहार अलग है तो दूसरे का भी व्यवहार अलग है। एक व्यक्ति का शारीरिक गठन अलग है तो दूसरे का भी अलग है। तो इस प्रकार से संसार के सभी लोगों में, सभी व्यक्तियों में दूसरे लोगों से भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सब जगह भिन्नता देखी जा सकती है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो एक सार्वभौमिक अवधारणा बन जाती है। ये जो अवधारणा है या फिर ये जो संप्रत्यय है, ये सर्वप्रथम किसने दिया? इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट, चलिए मैं लिख ही देती हूं। अपन सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की यदि अपन बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं, संसार के दो व्यक्तियों में पाई
पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। क्लियर है? संसार के दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। इसको अपन यदि दूसरे शब्दों में या इससे भी अधिक सरल भाषा में अपन देखें तो देखिए, एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जिसमें अपन शारीरिक पक्ष ले सकते हैं और इसके साथ साथ मानसिक रूप या मानसिक पक्ष ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। यही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये लीजिए, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कि संसार के दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे वो शारीरिक रूप हो चाहे वो मानसिक रूप हो, दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और यही व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अब जब अपनों ने यूं देख लिया कि भाई संसार में सभी प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो ये भिन्नता होती किस रूप में है? गुणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है या संख्यात्मक होती है? किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? यदि अपन इस रूप में देखें तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता संख्यात्मक हो सकती है, वह मात्रात्मक भी हो सकती है, मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक। अब ये क्या चीज है, इसको अपन समझते हैं। देखिए, संसार के सभी लोगों के पास, अपवादों को छोड़ दीजिए, सभी लोगों के पास दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती है और इसी प्रकार की संरचना। किसी के सिर नीचे नहीं होता, टांगे ऊपर नहीं होती, यानी सब गुणात्मक रूप में समान होते हैं और सभी में उसी प्रकार से हड्डियों का ढांचा होता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति का होता है। तो इसलिए ये है, वो गुणात्मक रूप में तो भिन्न नहीं होता, यानी सब लोग समान होते हैं। परंतु संख्यात्मक का मतलब है कि भाई कुछ लोगों में जो है वो संख्यात्मक या मात्रात्मक की बात है कि कुछ लोगों की लंबाई ज्यादा होती है, तो अपन कहते कि भाई एक व्यक्ति तो है 6.5 फीट का और एक व्यक्ति है 5 फीट का, तो ये संख्यात्मक परिवर्तन आ गया ना। उसी प्रकार से अपन वजन में ले ले तो वजन में भी अपन देखते हैं तो एक व्यक्ति तो हो जाता है कि 70-80 किलो का, एक व्यक्ति 50-60 किलो का भी होता है। तो इस प्रकार से संख्याओं में अंतर पाया जाता है, उनमें भार में अंतर होता है, लंबाई में अंतर होता है, उनके बाहरी स्वरूप के दिखने में भी अंतर होता है। और इसके साथ साथ मात्रात्मक हो ही गई, कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो संख्यात्मक व मात्रात्मक होती है, परंतु गुणात्मक नहीं होती। अपन बात कर रहे थे किसकी? अपन बात कर रहे थे कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सबसे पहले दिया किसने, ये विचार किसके दिमाग में आया, किसके मस्तिष्क में आया? तो देखिए, सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार है वो हम जानते हैं कि गाल्टन महोदय ने दिया था। और कब दिया था? गाल्टन महोदय ने, हाँ वही गाल्टन महोदय जिन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो गाल्टन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विद्वान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यदि अपन व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो ये तो विचार ही इन्होंने दिया है, इसके साथ साथ बुद्धि का
या बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो भी इन्होंने किया है। इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय कब दिया था? तो 1869 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया था। तो इसको भी अपन अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या कहा जा सकता है इस रूप में? व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम फ्रांसिस, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1869 ईस्वी में दिया गया। व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन महोदय द्वारा 1869 ईस्वी में दिया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर मैं आपसे एक सवाल करती हूं। सवाल आपसे ये है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। तो क्या हम इनको जनक मान ले? इनको व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक मान ले क्या? तो जो भी आपका विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए, हालांकि संप्रत्यय इनके द्वारा दिया गया, विचार इनके द्वारा दिया गया, परंतु इस विचार की, इस संप्रत्यय की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक व्याख्या इसकी की गई थी जेम्स केविन के द्वारा। तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे माना जाता है? जेम्स केविन को माना जाता है। तो अपन यहां पर ये लिखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता की वैज्ञानिक व्याख्या करने के कारण किसको? जेम्स केविन को व्यक्तिगत विभिन्नता का, सीधा लिख देते हैं इसका, जेम्स केविन को इसका जनक माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, इनको इसका जनक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी, इन्होंने इसको धरातल पर उतारा था। व्यक्तिगत विभिन्नता की वैज्ञानिक व्याख्या यदि अपन देख लें या इस संबंध में वैज्ञानिक कार्य यदि किसी ने किया तो जेम्स केविन ने किया। तो इसलिए इनको व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक माना जाता है। इसके अलावा भी क्या किसी विद्वान ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं? अपनों ने गाल्टन को ले लिया, इसके बाद जेम्स केविन को ले लिया। तो देखिए, इनके अलावा भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने इस संबंध में कार्य भी किया, विचार भी व्यक्त किए, जिनमें टायलर माने जा सकते हैं, स्किनर माने जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनको अपन मान सकते हैं कि इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। तो देखिए, इनके अलावा भी जेम्स ड्रेवर, टायलर तथा स्किनर द्वारा, जेम्स ड्रेवर, ट्रेलर और टायलर, स्किनर द्वारा भी इस संबंध में कार्य किया गया। ये देखिए, तो यदि पूछ लिया जाए, सीधा का सीधा यूं पूछ लिया जाए कि भी व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा विद्वान है वो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित नहीं है, इस प्रकार से आ जाए, और उनमें आ जाए कि एक गाल्टन आ जाए, एक
ये आ जाए, ड्राइवर आ जाए, टाइलर आ जाए, और इसके साथ साथ कोई अन्य विद्वान का नाम दे दे। तो ये सभी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस संबंध में कार्य किया था, अपने विचार दिए थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे आगे इसके बारे में क्या किया, क्या कहा जा सकता है। सीधा सा अपनों ने देख लिया, सीधी सी बात अपनों ने देख ली कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उसे क्या माना जाता है, उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता माना जाता है। व्यक्ति की विभिन्नताएं ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अगर अपन इनसे संबंधित, ये तो हो गई इसके अर्थ की बात, अब अपन बात करते हैं परिभाषाओं की। मैं आपको बता देती हूं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। रीट का सिलेबस चल रहा है तो अपन बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, ये मैंने पहली क्लास में ही बोला था। व्यक्तिगत विभिन्नता में जो चीजें हैं वो एक तो अर्थ पूछ रखा है भाई, और अर्थ के साथ परिभाषाएं आ जाती है, क्योंकि अर्थ को अपन विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से ही स्पष्ट करते हैं। इसके साथ साथ इसके प्रकार पूछ रखे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, और उनको अपने को विश्लेषण करना है, विश्लेषित करना है। इसके बाद पूछ रखे हैं प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ये तीन ही पॉइंट आपके सिलेबस में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित चलते हैं। तो अर्थ तो अपनों ने देख लिया भी, व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, व्यक्तियों की विभिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। प्रकार और कारकों की अपन बात करेंगे, पहले इसको विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले विभिन्न विद्वानों की परिभाषा है, उसके बाद प्रकार देख लेंगे, उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में इससे संबंधित दिया गया है। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं टायलर के अनुसार। टायलर ने इस संबंध में क्या कहा है, इस संबंध में यूं कहा है कि भाई शरीर के रंग, रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, समृद्धि। अब यहां पर है वो, ये परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने सारी चीजों को शामिल कर लिया है। तो बुद्धि हो गया, इसके साथ साथ समृद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। देखिए, गाड़ी आपने देखी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, है ना। सब में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें आधार क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाँ, कोई ऐसी चीज हो सकती है, जैसे मान लो बच्चे छोटी छोटी गाड़ियों से खेलते हैं तो वो खिलौनों के रूप में आ जाती है। तो खिलौनों के रूप में कुछ लाइट से चलने वाली आ जाती है, वे बिना डीजल पेट्रोल वाले खिलौने आ जाते हैं जिनसे बच्चा सीखता है। परंतु किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे वो खिलौनों की हो, चाहे वो ओरिजिनल गाड़ी हो, टायर के बिना अधूरी है। यानी
गाड़ी की सारी योग्यता या गाड़ी का पूरा सामर्थ्य किसमें है? टायरों में है। क्यों? क्योंकि गाड़ी टायरों के बिना चल ही नहीं सकती। तो गाड़ी में टायर ही उसकी क्या होती है? संपूर्णता होती है। ये हम जानते हैं। देखिए, मैं आपको परिभाषा याद करने का तरीका बता रही हूं, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टायलर, आप टायलर को टायरों से लो, और टायर क्या होते हैं? गाड़ी को संपूर्ण बनाते हैं। तो इन्होंने संपूर्ण चीजों को अपनी परिभाषा में इस प्रकार से शामिल कर लिया, प्रत्येक का नाम दिया है। इस प्रकार से किसी ने भी शामिल नहीं किया, एकमात्र ऐसी परिभाषा मिलती है। तो आप इसको अलग से ध्यान में रखेंगे। वैसे भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि विकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि भाई टायलर ने जिस प्रकार से टायर गाड़ी को संपूर्णता देते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित परिभाषा में संपूर्ण तत्वों को शामिल कर लिया। कौन कौन से तत्वों पर? सबसे पहले तो बाहरी रूप के आधार पर, बाहरी रूप को अपन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का बाहरी रूप जो दिखाई देता है, या फिर अपन कहें कि शारीरिक पक्ष, तो शारीरिक पक्ष में रंग, अब कोई लोग हैं, कुछ व्यक्ति गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गेहूं रंग के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। रूप में या चेहरे की बनावट में भी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई तो बहुत सुंदर होता है कि जिस पर आंखें टिक जाए तो हटने का नाम नहीं लेती। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। आकार भी शारीरिक लोगों का कुछ लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ दुबले पतलों पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सीखने की गति यानी कुछ बच्चे ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं कि उनको एक बार चीज बता दी जाए तो वो उसी समय उस चीज को सीख जाते हैं। विवेकानंद जी को याद कीजिए। विवेकानंद जी एक बार पुस्तक पढ़कर उस पूरी की पूरी पुस्तक को याद कर लेते थे। तो इस प्रकार से कुछ की सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, किसी की मंद होती है, किसी की सामान्य होती है, ठीक है। बुद्धि, कोई तेज बुद्धि वाला होता है और कोई मंद बुद्धि वाला होता है, कोई जड़ बुद्धि वाला भी होता है और कोई सामान्य बुद्धि वाला भी होता है। और इसको अपन बुद्धि टॉपिक में भी पढ़ेंगे, क्योंकि रीट के सिलेबस में बुद्धि भी टॉपिक रखा गया है। उसके बाद समृद्धि में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ कहते हैं ना कि हाई सोसाइटीज, मिडिल क्लास फैमिली, निम्न वर्ग। तो ये सारे के सारे किस आधार पर है? समृद्धि के आधार पर भेद किए जाते हैं। उपलब्धि, कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है और उनके शौक, उनके ऐशो आराम उन्हीं उपलब्धियों के अनुसार ही बहुत उच्च लेवल वाले होते हैं, जबकि कुछ लोग वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। रुचि, किसी की रुचि साहित्य के प्रति होती है, किसी की रुचि राजनीति में होती है, किसी की रुचि धार्मिक कार्यों में होती है। अब राजनीति में जिसकी रुचि वो राजनेता बनेगा, जिसकी धार्मिक कार्यों में वो पुजारी बनेगा, भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की रुचि होती है। अभिरुचि, एटीट्यूड, देखने का नजरिया भी लोगों का अलग अलग होता है। एक ही घटना को अनेक लोग अपने अपने नजरिए से डिफाइन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो वहां पर एक ही घटना, एक ही जगह पर घटी हुई घटना अनेक लोगों के हिसाब से सही और गलत हो जाती है। कुछ लोग उसको सही मानते हैं और कुछ लोग उसे गलत मानने लगते हैं। तो इन सभी पक्षों में किसी भी पक्ष में भिन्नता है, वो सभी की सभी किसमें मानी जाएगी? व्यक्तिगत विभिन्नता में मानी जाएगी। लोग हैं वो शारीरिक रचना की दृष्टि से अलग होते हैं, चाहे रंग रूप आकार हो, मानसिक रूप से भी अलग होते हैं, सीखने की गति हो, बुद्धि हो, समृद्धि हो, उपलब्धि हो, रुचि हो, अभिरुचि हो। किसी भी पक्ष में यदि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है तो उसे अपन क्या कहेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। और ये बात किसने कही है? ये टायलर ने कही है, मैंने नहीं कही भाई, टायलर ने कही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा किसकी हो सकती है अपन देखते हैं। टायलर के अनुसार परिभाषा होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की, और इन्होंने क्या परिभाषा दी है अपन यहां पर देखते हैं।
अपन बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान स्किनर महोदय की। तो स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत वे सभी पहलू आ जाते हैं। कौन से? जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सके। अब इन्होंने है वो स्किनर देखिए, जो विद्वान व्यक्ति होगा ना, वो कम शब्दों में, देखिए अगर अपन विभिन्न विचारकों की बात करें, जैसे मान लीजिए हिंदी की बात करें, तो हिंदी में बिहारी नामक एक कवि हुए हैं जो बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहे जाते हैं। कला होती है अपनी अपनी। स्किनर एक जाने माने अधिगम में तो इनका सिद्धांत भी चलता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको मनोविज्ञान के संबंध में बहुत ही ज्ञान था, तो इसलिए इन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट बात कह दी। इन्होंने अलग अलग नहीं गिनवाया टाइलर की तरह, रंग रूप आकार। इन्होंने यूं कह दिया कि भाई इसमें वो सारे पहलू आएंगे जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। अब देखिए, शारीरिक पक्ष में देखिए रंग रूप आकार, जिसको अपन देखकर मूल्यांकन कर सकते हैं भी, ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये मोटा है, ये पतला है, कर सकते हैं। तो उनका मापन किया जा सकता है, बुद्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्किनर महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होने के कारण इन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। तो ये याद रखने का तरीका बताया मैंने। स्किनर महत्वपूर्ण विद्वान थे, तो इसलिए इन्होंने दो ही चीजें दी है और उसमें पूरी की पूरी बातें कह दी। क्या? एक तो सभी पहलू आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में, दूसरा कौन से पहलू आते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाए। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विद्वान की। तो स्किनर ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की। अगली परिभाषा की, और इसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या हो सकती है। तो आगे अपन बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की। तो ड्रेवर ने क्या कहा है? ड्रेवर ने कहा है कि भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत अब इस शब्द की बात करें तो इतनी बात तो स्किनर ने भी कही है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, स्किनर ने आगे सीधा पहलुओं को ले लिया, परंतु ये किसको लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के लोगों से किसी भी रूप में भिन्न होता है। अब यहां पर इन्होंने यूं कहा है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है वो अपने समूह से किसी अन्य समूह से भिन्न होता है, और वो जितना भिन्न होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? शामिल किया जाता है।
यहां पर अपने को थोड़ा सा रुकना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या चीज आएगी? एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों से किसी न किसी रूप में भिन्न होगा। अब किस रूप में भिन्न होगा? कोई भी रूप आ सकता है, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, किसी भी रूप की अपन बात कर सकते हैं। इन्होंने भी इसी प्रकार की बात की है भी। इसके अंतर्गत कौन सी चीज आती है कि एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों से किसी भी रूप में भिन्न होता है, उसी को शामिल किया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। आप है ना, ये एक यूनियन है, किसकी है? जितने ये चालक होते हैं ना, चालक का मतलब अभी आपने देखा होगा राजस्थान में जो अभी बसों की हड़ताल थी, तो बसों की हड़ताल में चालक लोग हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक यूनियन, उनका एक समूह होता है और वो समूह है पूरा का पूरा मिलकर एक साथ हड़ताल पर चला जाता है। देखिए समूह सबका होता है, दिमाग नहीं लगाना। बस आपको किसका समूह बनाना है? सिर्फ ड्राइवर लोगों का, चालक लोगों का समूह बनाना है। और इस प्रकार से समूह को ड्राइवर के नाम से जोड़ते हुए इस परिभाषा को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले टाइलर संपूर्ण बातें, रंग, रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, समृद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, सभी चीजों को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि टायर ही संपूर्ण होते हैं। दूसरी बात स्किनर की, स्किनर अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने सीधी सी बात कही कि भाई वे सारे पहलू जिनका मापन मूल्यांकन, इतनी सी बात। और तीसरी परिभाषा ड्राइवर समूह की भी, एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। वो चीज ही किसमें शामिल की जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता में शामिल की जाती है। तो ये परिभाषा भी याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर इतनी अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि परीक्षा में जैसे ही आप ये परिभाषा देखो झट से आपको ड्राइवर याद आ जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की अगली परिभाषा की। अगली अपन बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की। अगले मनोवैज्ञानिक कौन से हो सकते हैं? अपन देखते हैं रेबर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अब यहां पर इन्होंने है वो मनोविज्ञान को सीधा का सीधा शामिल कर दिया है, किसमें? व्यक्तिगत विभिन्नता में। तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें व्यक्ति के शील गुण आएगा, शील गुण और विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि भी व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें व्यक्तियों की जो शील गुण है और विशेषताएं हैं उनके संबंध में प्रकाश उन पर डाला जाता है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि दो चीजें हैं, कौन कौन सी? शील गुण और विशेषताएं, उनमें प्रकाश डाला जाता है। और खास तौर से इस संबंध में भी किस रूप में प्रकाश डाला जाता है? इन्होंने एक शब्द और भी जोड़ा है कि उन शील गुणों व विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है जो वैयक्तिक
जीवन में भिन्न दिखाई देते हो, भिन्न दिखाई देते हो, ये बात है। रेबर आप रोबरी से ले लो, लूटपाट से ले लो। लूटपाट एक घटना ही होती है, लूटपाट जो अकस्मात हो जाती है, उसके बाद विभिन्न लोग इस पर प्रकाश डालते हैं, विभिन्न लोग इस पर चर्चा करते हैं कि भाई ये रोबरी क्यों हुई, मतलब ये घटना क्यों हुई। आपको सिर्फ इतना याद करना है, रेबर घटना, आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। क्या कहा है इन्होंने? कहा है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें क्या होता है, मनुष्य के शील, गुण व विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है जो व्यक्तिगत जीवन में भिन्न दिखाई देते हैं। ये पूरी की पूरी परिभाषा इनकी मानी जाती है। और इस परिभाषा को अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि भाई ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें शील गुण और विशेषताओं को शामिल किया जाता है, इन पर प्रकाश डाला जाता है। परंतु शील गुण व विशेषताओं में भी उन शील गुणों व विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है जो व्यक्तिगत जीवन में भिन्न दिखाई देते हो। तो ये परिभाषा दी है रेबर ने, और रेबर की ये परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। तो यहाँ पर भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली एक महत्वपूर्ण परिभाषा और बची है, उसको भी अपन देख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं अगली परिभाषा की और अगले मनोवैज्ञानिक की। अगले मनोवैज्ञानिक वही क्रो व क्रो। तो क्रो व क्रो क्या कहते हैं इस संबंध में, वो अपन देखते हैं। क्रो व क्रो ये जो है वो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता संबंधी एक समूह की दूसरे समूह से भिन्नता ही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही। आप ऐसे कीजिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को सदैव कर्मशील रहना चाहिए, सदैव कर्म किए जाते रहना चाहिए, सदैव कर्म करने चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने यूं भी कहा है कि विफल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परंतु हिंदू धर्म की यदि बात करें कि कोई सा भी धर्म ले लीजिए, कर्म की महत्ता सबने स्थापित की है, कर्म को सबने उत्कृष्ट माना है। तो कर्म के लिए सारे के सारे विद्वान कहते हैं कि भाई कर्म करो करो करो, है ना। तो यहाँ पर भी जो क्रो है वो शारीरिक क्रियाओं को ही शामिल करते हैं। क्रो क्या कहते हैं कि शारीरिक क्रियाएं करो करो, और वो क्या कहते हैं कि भाई शारीरिक क्रियाओं में भी सफल होने, अगर आप लगातार काम करेंगे तो सफल होंगे ही। तो सफल होने की योग्यता, और वो भी क्या, एक समूह से दूसरे समूह की भिन्न होती है। आपने देखा होगा कि स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो उनमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उन ग्रुप में कंपटीशन रखा जाता है। उनको टारगेट दिए जाते हैं कि भाई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस प्रकार से भिन्न है, और इसके लिए सबको टारगेट दिए जाते हैं। और उन कंपटीशन में अपन देखें तो विजेता एक ही ग्रुप होता है। किस आधार पर होता है? एक ग्रुप में ज्यादा सामर्थ्य होता है बजाय दूसरे के। तो इसलिए ये जो शारीरिक क्रियाओं की जो योग्यता है
वो भी एक समूह से दूसरे समूह में भिन्नता लिए हुए होती है। तो समूह का मतलब एक व्यक्ति अलग अलग समूह में अलग अलग भूमिका अदा करता है। तो इसी प्रकार से इसकी जो भिन्नता है वो क्या मानी जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाती है। तो क्रो कहते हैं कि भाई शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता संबंधी एक समूह की दूसरे समूह से भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसी के साथ आपकी परिभाषाएं सारी की सारी कंप्लीट होती है। सभी परिभाषाओं को अपनों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही अपनों ने देखा व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, और व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ साथ अपनों ने देखा कि भाई विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में कौन कौन सी बातें कही है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित एक वक्र माना जाता है, एक वक्र का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो मॉडल तैयार किया जाता है, जो वक्र तैयार किया जाता है, उसे कहा क्या जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस वक्र को संभाविता वक्र कहा जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का संभाविता वक्र, इससे अपन व्यक्तिगत विभिन्नता को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए ये समझना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। इसको संभाविता वक्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भी यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, इस प्रकार से इस वक्र को तैयार किया जाता है। और इसी के साथ है अब ये जो है ये सामान्य होता है। जो बीच वाली रेखा है वो क्या है, सामान्य मानी जाती है। ठीक है, और इसमें यदि अपन बात करें तो इधर तो जाता है प्लस में, यानी ये तो धनात्मक माना जाता है, और इधर जाता है माइनस में, यानी ये क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। इसको अपन ऋणात्मकता मान सकते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे कि भाई इस वक्र को तैयार कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये 2% पर होता है, 2% पर होता है, ये 7% पर होता है, ये 16% पर होता है, ये 50% पर होता है, फिर वापस ये 16% पर आ जाता है, ये 7% पर आ जाता है, और ये फिर 2% पर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस वक्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे ये है। इसमें स्थिति क्या रहती है, इसमें स्थिति रहती है कि भाई ये सामान्य बुद्धि बालक है। ये सामान्य कौन सा, ये नहीं, ये सामान्य बुद्धि बालक है जो 50% पर है। ठीक है, इससे इधर आएंगे तो बालक है वो मंद बुद्धि होता जाएगा, और इससे इधर जाएंगे तो प्रखर बुद्धि हो जाएगा, फिर प्रतिभाशाली हो जाएगा। ये तो हो गया औसत। सामान्य वाला क्या हो गया, औसत। ये क्या हो गया, औसत से उच्च, औसत से उच्च हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रखर, हो जाएगा प्रखर बुद्धि वाला। और ये किस में चला जाएगा, प्रतिभाशाली में चला जाएगा, प्रतिभाशाली। और इसी प्रकार से इसका स्तर धीरे धीरे जैसे बढ़ा, इसका स्तर धीरे धीरे कम होगा। तो इस वक्र को अपन और समझेंगे कि भाई ये वक्र दिया क्यों गया, और इसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, सभी चीजें देखेंगे। परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसको और अधिक समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।